हो जाए। तो आज सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में हमको पता है कि इस देश की हिंदी पत्रकारिता साइज़ के हिसाब से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पत्रकारिता यही है। आप लोगों ने चूँकि ये सारा कोरोना का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ये कोई खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे बीच से चले गए, हमको छोड़ के चले गए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें, सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूकें। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग हैं, 3,000 समथिंग ही रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। फिर भी जैसा मैं वाक्य दोहराता हूँ हर बार कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की आशा करते हैं, लेकिन किसी भी बुरे वक्त के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अब क्योंकि ये महामारी एक मैन मेड तो नहीं कह सकते, इसको एक नेचुरल कैलामिटी टाइप है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये दोबारा से यू टर्न ले ले। कुछ लोग थर्ड वेव की बात भी करते हैं, ना आए अच्छा। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है अब काफ़ी, लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं और शेष 650 के आसपास तो आज भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी, लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे अभी तक 6,000 से ऊपर वायल्स मिल चुकी हैं, जिसमें से आज हमारे पास 1,200 वायल्स उपलब्ध हैं। अगले 2 दिन में 2,000 वायल्स और हमारे पास आने वाली हैं। निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि डेली जैसे सेंटर से मिलती है उसका कोटा जो मिलता है, हमारे पास 2,000 का कोटा है और एक 5,000 का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी वायल जिस प्रकार से आवश्यकता है उस हिसाब से हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये दवाई ऐसी है कि प्रतिदिन देनी पड़ती है, कम से कम 2 इंजेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंजेक्शन, और उसके वेट के हिसाब से, शरीर के वेट के हिसाब से इनकी डोज जो है वो तय होती है। किसी को 50 वायल्स लगती हैं, किसी को 100 भी लगती हैं। तो जितनी आवश्यकता है उसका एक सरकारी सिस्टम हमने बनाया है कि एक टीम डॉक्टर्स की है जिसके फिजिशियन हैं, पेशेंट को जो इलाज कर रहे हैं, वो एक फार्म भर करके उस टीम को भेजते हैं और टीम देख लेती है कि इनको कितनी वायल्स चाहिए, अब चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से निर्णय करके और वहाँ से सेंक्शन होती हैं और सरकारी सिस्टम से ही हरियाणा में उनको सरकारी जो अस्पताल में उसमें फ्री लगाई जाती है, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट में जो कोई इलाज कर रहा है उसके जो पैसे लगते हैं वो पैसे उसको देने पड़ते हैं।
एक स्कीम कल जो है वो घोषणा की गई है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की और हमने भी यहाँ उसकी घोषणा की है, जिसमें मोटे रूप से जो सारे उसके प्रावधान हैं एक एक करके वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो ऑर्फन्स हैं, ये मोटे रूप से उनकी स्कीम है जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है, उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है, उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा। 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। जो बच्चे छोटे हैं, परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संस्थागत उनकी देखभाल की जाएगी। बाल देखभाल संस्थान, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIs, उनके अंदर रखा जाएगा। हरियाणा में 59 बाल सेवा संस्थान हैं, तो इन बच्चों को वहाँ 18 वर्ष तक इनका सारा खर्च वहीं वहन किया जाएगा, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं, ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा। उसकी फ़ीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी। उसकी फ़ीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फ़ीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो
किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी। और इनको साथ ही 12,000 रुपया प्रति वर्ष का जो हम अन्य स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, जिनको 2,500 रुपया दिया जाता है घर में जो रहते हैं, लेकिन ये चूँकि आवासीय विद्यालय में इनको 12,000 रुपया वार्षिक वो इनको भी दिया जाएगा ताकि अन्य खर्चों में इनको काम आ सके। और जो ये अनाथ हुई बच्चियां हैं जो गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका में जो दाखिला लेंगी, इनके खाते में 51,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हम शादी के समय देते हैं, इन बच्चियों के खाते में अभी से जमा करा देंगे ताकि 51,000 रुपये की राशि का जो और इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके राशि बढ़ेगी तो विवाह के समय ये उनको मिलेगा। ये केवल किशोरी का है या सभी बालिकाओं का है? 51,000 रुपये किशोरी बालिकाओं का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ेंगी, क्योंकि बाकियों के खाते में हम अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। 8वीं से 12वीं बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही पूरे हरियाणा के सब बच्चों की हमने योजना बनाई है, उसमें इनको भी उसका लाभ मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम हो या 8वीं से 12वीं, उन बच्चों को टेबलेट्स ये दिए जाएंगे। वो तो शिक्षा पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, तो इनको भी वो लाभ मिलेगा ही। एक योजना केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, प्रधानमंत्री केयर फंड्स की ओर से हर एक बच्चे का 18 वर्ष की आयु पर, ऐसा अनाथ जो है 18 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा। और 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डालने के बाद 23 वर्ष तक उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो उस बच्चे को हर महीने मिलेगा। 23 साल का होने पर 10 लाख पूरे की पूरी राशि उस नौजवान को, क्योंकि 23 वर्ष का हो गया है तो बच्चा नहीं है, नौजवान को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए या अपने आगामी जीवन को चलाने के लिए 10 लाख रुपया उसी को मिलेगा। हायर एजुकेशन किसी ने पढ़ाई करनी है 18 वर्ष के बाद, तो उसको एजुकेशन लोन की व्यवस्था की गई है हायर स्टडीज़ के लिए, और उस एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट होगा वो पीएम केयर्स फंड से ये दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसे बालक जो अनाथ हो गए, माता पिता का साया सिर से उठ गया, तो उनकी सहायता करना, उनकी पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाना, उनका जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इस लायक बनाना, ये जिम्मेदारी सरकार ने अपने जिम्मे ली है। एक संवेदनशील सरकार, एक मानवीय आधार पर जो चीज़ें मैक्सिमम की जा सकती हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। हम लोग हरियाणा सरकार में भी जो ज़्यादा संभव है उसको हम कर रहे हैं। कुछ योजनाएं और हैं जिनकी घोषणा मुझे करनी है, और उसमें मुख्य रूप से 2 योजनाएं कृषि से जुड़ी हुई सिंचाई विभाग की योजनाएं हैं, जिसमें हमारा जो माइक्रो इरिगेशन काडा का डिपार्टमेंट है, इन्होंने उन योजनाओं को अपने हाथ में लिया है। और उसके लिए जैसा हम जानते हैं कि आज हरियाणा में 15,006 रजवाहे हैं। नहरों से आगे पानी की चेन सप्लाई करने के लिए, और उस सप्लाई के जो छोटे खाले रजवाए 15,000 की संख्या है। इसमें 3,512 कच्चे हैं, 11,494 पक्के हैं। तो जो कच्चे हैं इनको पक्का करना, और जो पक्के हैं उनमें से भी 20 साल से पुराने जो हो गए हैं उनका सबका पुनर्निर्माण करना। ये योजना 3 साल के लिए हमने ली है, और इसके साथ ये शर्त भी लगाई है कि माइक्रो इरिगेशन जो करेंगे उनको प्राथमिकता पर, चाहे बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन होंगे, चाहे सिंचाई की योजनाएं होंगी, तो इनको माइक्रो इरिगेशन की प्राथमिकता जो लगाएगा उसको प्रथम उसको सेवा दी जाएगी। 70% अपने खेत में माइक्रो इरिगेशन पर ये लोग आएँ, तो इस प्रकार की योजना बनाई गई है। 3 परियोजनाओं, जिसमें भाखड़ा कैनाल कमांड फेज़ 2, WJC कैनाल फेज़ 4, JLN कैनाल कमांड फेज़ 2, इनके जो 1546 रजवाए हैं, इन 15,000 में से
उनको सबको पक्का किया जाएगा, जिससे 5,75,000 एकड़ ये ज़मीन जो है इसकी सिंचाई होगी। इस पर लगभग ये काम सब 2025 तक पूरा होगा। लगभग 3700 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा और ये 3700 करोड़ रुपया नाबार्ड से सहायता लेकर और ये डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। इसी साल से ये काम शुरू होगा, 2021 से लेकर के और 24-25 तक, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, तो कुल मिलाकर 5 साल में ये काम करने के लिए और ये योजना बनाई गई है ताकि पानी की बचत भी हो सके और किसान को आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने के लिए पानी मिल सके। इसी प्रकार दूसरी जो योजना है, हमने घोषणा की थी बजट सत्र में कि गांव से गांव जोड़ने के लिए 5 कदम के जितने रास्ते उनको सबको पक्का किया जाएगा, उसकी योजना अभी इसी सप्ताह में डिपार्टमेंट ने बनाई है। ऐसे 475 कच्चे रास्ते जिनकी लंबाई 1225 किलोमीटर है, इन सबको 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। 490 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और ये भी नाबार्ड से ही ली जाएगी। 2 योजनाएं स्थानीय निकाय विभाग ने ये बनाई हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कई वर्षों से जो एक जिसको कहना चाहिए हमारे ऐसे लोग, शहरी लोग जो मकान अथवा दुकानें जिन्होंने बहुत पहले लीज पर ले ली थी, अब लीज के बाद कईयों को उसको बेचने की आवश्यकता थी, किसी ने लीज की चीज़ हालांकि बेची नहीं जा सकती लेकिन लोगों ने बेच दी, कहीं कोर्ट के केसेस हो गए, कहीं कॉरपोरेशन के साथ झगड़े हो गए। हमने योजना बनाई है कि 20 वर्ष या इससे ज़्यादा जिन परिवारों के कब्ज़े में लीज के कारण से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो दुकान है चाहे मकान है, ऐसे सब उनको मलकियत का अधिकार दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। और मालिक बनाने के लिए एक स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसे 31/12/20 तक जिनको 20 वर्ष हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने लीज इस शताब्दी के बजाय पिछली शताब्दी में ली थी, 1 जनवरी 2000 से पहले, 1 जनवरी 2000 से पहले जिन्होंने लीज पर ली हुई है, उन सब के लिए योजना है जिसमें वो लोग एप्लीकेशन देने के बाद और इस योजना के हकदार हो जाएंगे। उनसे जो पैसा लिया जाएगा उसमें बहुत एक सामान्य हिसाब बनाया है कि जो कलेक्टर रेट है उस कलेक्टर रेट में छूट दी जाएगी। छूट कितनी होगी? अगर 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं उसके कब्जे को, अर्थात 1970 से पहले से है, तो उनको कलेक्टर रेट का 50% दिया जाएगा। 45 वर्ष पहले है तो उनको 45% की छूट दी जाएगी। 40 वर्ष से पहले का कब्जा है तो 40% छूट दी जाएगी। 35 वर्ष पहले से है तो 35% छूट दी जाएगी। 30 वर्ष पहले से है तो 30% छूट दी जाएगी। 25 वर्ष पहले है तो 25% छूट दी जाएगी। और 20 वर्ष पहले का कब्जा है जो न्यूनतम शर्त है तो उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी आज के कलेक्टर रेट में। लेकिन अधिकतम ये 50% ही रहेगी। कोई अगर ये कहे कि 100 साल पुरानी उसके कब्जे में है तो फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम छूट 50% होगी। तो ये 20% से लेकर 50% की कलेक्टर रेट में छूट की दर पर उनको दिया जाएगा। बाकी प्रोसीजर हैं, अप्लाई कराएंगे। 1 महीने में उस अप्लाई करने पर किसी को ऐतराज़ आपत्ति होगी तो आपत्ति दर्ज कराएंगे। 1 महीने में इसका निपटारा होगा। अगले 15 दिन में उसको 25% पैसा देना होगा और फिर आगे 45 दिन में उसको पूरा 75% पैसा देना होगा। जब पूरा 100% पैसा उनकी ओर से आ जाएगा तब उनके नाम वो जो ज़मीन, मकान और प्लॉट, जो मकान और दुकान, वो उनके नाम कर दी जाएगी। अगर मकान और दुकान 2 मंजिल है, 3 मंजिल है और 2 या 3 अलग अलग लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग रसीदें कटाई हुई हैं, उसमें भी अलग अलग से उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 मंजिल है तो प्रथम तल 60%, द्वितीय तल 40% और अगर 3 मंजिल है तो उनको प्रथम तल 50%, यानी बेस भूतल जिसको कहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर 50%, प्रथम तल 30% और द्वितीय तल 20%, ऐसा ये 100% का बंटवारा होगा। छत का अधिकार जो सबसे ऊपर वाला मंजिल का व्यक्ति होगा उसको होगा, लेकिन उसके ऊपर निर्माण नहीं कर सकेगा। केवल छत का उपयोग जो करना होता है वो छत का उपयोग उस प्रकार से वो कर पाएगा। तो ये सारे इसके अंदर एक प्रावधान किए गए हैं। बहुत लंबे समय से ये मांग चलती आ रही थी तो इसका हमने प्रावधान किया है और ये अब समझो
कल 1 तारीख है, कल से इस योजना का शुभारंभ मानना चाहिए। आज इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो कल से इस योजना को हम शुरू करेंगे और जो 20 साल जिसको 31/12/2020 तक हो गए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एक दूसरी योजना वो भी घोषणा कर रहा हूँ कि शहरों के अंदर बहुत से ऐसी भूमि म्यूनसिपैलिटीज़ की ये पड़ी हुई है, बेकार है, कहीं कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में घिरी हुई पड़ी है, रास्ता नहीं है, या कहीं कहीं अनुपयोगी हो गई है, छोटा टुकड़ा है। तो ऐसे टुकड़ों को साथ लगते प्लॉट धारक को या कोई भी उसको खरीदना चाहे तो उसको बेचने का म्यूनसिपैलिटी को एक प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्य निर्धारण करा करके मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। चाहे वो बैंकिंग की व्यवस्था मूल्य निर्धारण की उस अनुसार करें, चाहे इंश्योरेंस की मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं उस अनुसार होगी। तो ऐसी 2 या 3 व्यवस्थाएं ऐसी बनी हैं। मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी, सरकार नहीं करेगी। तो जो थर्ड पार्टी द्वारा मूल्य निर्धारण हो करके उसका कीमत होगी, उस कीमत पर जो अप्लाई करेंगे उस अप्लाई करने वाले को उसको दे दिया जाएगा। तो पहले ये इस प्रकार का प्रावधान न होने के कारण से बहुत प्राइवेट लोगों को भी उसका कठिनाई थी और उनके बीच में कहीं उनके प्लॉट को 2 हिस्सों में बांटते थे। खास करके जो गांव शहरी क्षेत्र के अंदर विलीन हो गए हैं, उन गांव के राजस्व रास्ते जो होते थे, आज वो राजस्व रास्ते किसी के उपयोग के नहीं हैं, क्योंकि सड़कें डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अलग बन गई हैं और वो लोगों की ज़मीन के बीच के रास्ते हैं। लोगों को उसका उपयोग करना है अपनी ज़मीन का, वो बीच में अड़चन बनती है। पहले ज़मीन को बदलने का जो प्रावधान था कि इतनी ज़मीन लेकर के इतनी वापस करते थे, उसमें से एक सहूलत दे करके कि उस ज़मीन को जो बाज़ार भाव है उसके हिसाब से उनको बेच दिया जाए। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ इस पैसे का उपयोग अपने दैनिक खर्च में नहीं करेंगे, उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे। वो एसेट्स बनाने में, चाहे तो ज़मीन बनाने में या कोई भवन बनाने में, उस एसेट क्रिएशन के अंदर ही उस पैसे का उपयोग हो पाएगा। अपना डे टू डे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके अंदर उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये 4 स्कीमें, 2 यूएलबी की और 2 इरिगेशन की, एक इरिगेशन की है, एक रास्ते की है, मार्केट कमेटी की, मार्केटिंग बोर्ड की। तो ये 4 स्कीमें मैंने आपके सामने घोषणा करनी थी। और एक जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक सहायता कल प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी की है, उसको दोहराना था। कुल ये विषय आपके सामने रखने थे और आपको मैंने शुभकामना दी है हिंदी दिवस की। तो कुल मिलाकर आपकी ओर से एक विषय और जो मुझे रखना है आपके सामने कि जैसे कोविड है, तो कोविड में हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। आंगनवाड़ी क्रच, इनको जैसे पहले बंद हैं, इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और ITIs और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। मॉल जो बाज़ारों में हैं उनको खोलने का प्रावधान किया है कि कितना एरिया है उस मॉल का, उसके हिसाब से उसको हर घंटे उपस्थिति की छूट दी है। 25 स्क्वायर फुट पर एक व्यक्ति, यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट का वो मॉल है तो उसमें 40 व्यक्ति एट ए टाइम अंदर रह सकते हैं। अगर 2000 का है तो 80 लोग रह सकते हैं। इसी हिसाब से जितना एरिया है उस एरिया का
बता करके और अपना कोई ऐप बनाएंगे वो कि पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर के लोग आएँ और उस हिसाब से एंटर करें, और जो एंटर किए हैं वो बाहर आते हैं, तब जितने बाहर आते हैं उतने अंदर जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए अंदर रहेंगे, 1 घंटे के बाद उनको बाहर आना और दूसरे घंटे वाले उनको अंदर भेजना। इसका रेगुलेशन ये मॉल्स के लोगों को बनाना होगा, बना करके और डिप्टी कमिश्नर से वो जो भी प्रावधान वहाँ डीसी करेंगे उस हिसाब से परमिशन लेकर के और उसको वो चला सकते हैं। लेकिन इसका समय भी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक रहेगा, तो इस नाते से उसका उपयोग वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने विषय मुझे अपनी ओर से आपके सामने रखने चाहिए थे वो सब मैंने रखे हैं। अब आपकी ओर से यदि कोई विषय आता है, उसका एक पर्ची आई है कि इंडस्ट्रीज़ का क्या रहेगा। तो इंडस्ट्रीज़ जैसे पहले चल रही हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करते हुए मास्क है, दूरी रखना है और सैनिटाइज़र का उपयोग है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलेगी। ऑफिस जैसे 50% अटेंडेंस के साथ पहले चलते थे उस हिसाब से चलेंगे। नाइट जिसको कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। कोई भी हमारे सज्जन जो कोई, क्योंकि आज हमने ये सुविधा दी है सबको कि भी कोई प्रश्न आप सीधे भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पिछली बार हमने ऐसा नहीं किया था, तो अपना जो हाथ खड़ा करेंगे, रितेश महेश्वरी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। रितेश जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं जो अपने बच्चों का ख्याल रखा है। एक सवाल इसमें एक मेरा और ये जो मध्यम वर्ग परिवार है या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका थोड़ा छोटा कारोबार था, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कारोबार था, उनके लिए सरकार क्या योजना है? क्योंकि इस महामारी में सबसे पीड़ित व्यक्ति वही हुए हैं कि दुकानों के भी किराए देने हैं और स्टाफ की सैलरियाँ भी देनी है उनको। देखिए, पिछली बार हमने इस विषय को इस ढंग से सोचा था क्योंकि लॉकडाउन जो किया था उस लॉकडाउन की अवधि बहुत लंबी चली थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और ये जून तक जुलाई तक चला था, यानी लगभग 4 बल्कि जुलाई तक भी चला था और बाद तक भी चला था, तो 5-6 महीने लग गए थे। हाँ, अनलॉक फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 वो भी चलाया, तो उस समय कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा थी। इस बार तो ये सारा जो लॉकडाउन का विषय है ये अप्रैल के महीने में शुरू करके और अब मई तक लगभग इसको समाप्त कर दिया। पिछले सप्ताह से ही हमने दुकानें खोल दी थी, तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस 1-1.5 महीने में कठिनाई वैसे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की कठिनाई जैसे पिछली बार हमने पहली लहर के समय, वो हमारे लिए एक नया भी विषय था और लंबा चल रहा था, तो उसमें लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला। यानी लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1, 2, 3 वो भी लंबा चला, तो लगभग 6 महीने लग गए थे। उस समय मैंने कुछ सुविधाएं दी थी, बिजली की दी थी, बाकी सब लोन की व्यवस्था की थी, सब किया था। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस बार जो कोविड से क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 7,000 के आसपास लोग जान गंवा बैठे हैं, तो उनके परिवारों की चिंता करना और उन गरीब परिवारों में जिनका कोई व्यक्ति कोविड से चला गया है, ऐसे लोगों को मैंने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है, वो उसको दे रहे हैं। दवाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर अभी मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें। 1-1.5 महीने की व्यवस्था में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। हाँ, प्रदीप जी।